तुम आ नहीं रहे, तुम्हारा कोर्स होने वाला है, इंडस्ट्रियल एक्ट पूरे होने वाले हैं, इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन था ना, इंडस्ट्रियल लॉज, उसमें एक कोड ऑफ एथिक्स ही तो रह गया, वो क्या नाम है, वेज कोड ऑफ वेजेस ही तो रह गया भाई। तुम्हारा एक दो जनों का फैक्ट्रीज एक्ट रह गया होगा, बाकी वैसे अगर अपन देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ग्रेचुटी हो गया, ईएसआई हो गया, ईएसआई चल रहा है, ईपीएफ हो गया, अब एक कोड ऑफ वेजेस ही तो पता, उसके बाद फिर अपन चले जाएंगे कमर्शियल लॉ पे। तो अब यार तुम देखो, थोड़ी सी छुट्टियां वुट्टियां करना बेटा, मेरी सलाह मानो। अब तबीयत ही खराब हो गई तो क्या कर सकते हैं, वो तो फिर तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना अब छुट्टियां ना हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हो गई तो कोई बात नहीं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, याद है क्या? बड़ा अच्छा सा परफ्यूम किसने लगाया है, अंदर कोई है या बाहर से आ रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मीठी मीठी सी। हाँ अच्छा, यहाँ अच्छा अभी क्लास दीक्षा मैम की थी, अच्छी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है, मीठी मीठी सी खुशबू है। अच्छा मुझे लगा परफ्यूम का नाम बता रहे हो, प्रिंसिपल, मैंने कहा ये प्रिंसी के नाम से कोई परफ्यूम आता है क्या? हाँ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का डेफिनेशन पढ़ाया था लास्ट, और ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी तो पहले ही पढ़ लिया था हमने। अरे यार मैंने आपको उस दिन एम्प्लॉयमेंट इंजरी के ये केस लॉ पढ़ा दिए थे क्या उस दिन? पढ़ा दिए थे पक्का? हाँ ये हो गए थे, यस यस यस। और हमने ये एम्प्लॉय का डेफिनेशन भी पढ़ लिया था। इसमें मैंने ये दो रॉयल टॉकीज वाला केस मैंने वहां लिखवा दिया था, वो साइकिल स्टैंड और कैफेटेरिया चलाते हैं उसमें जो एम्प्लॉय। तो हम लोगों ने लेक्चर्स तो देख लिए ना भाई घर पे, लाल दीदी देख लिए कि नहीं? आप क्यों एक दिन छोड़ के एक दिन आते हो, मुझे एक बात बताओ, आपका क्या चक्कर है? हाँ जी, आप स्कूल भी जाते हो? अच्छा पढ़ाते हो, अच्छी बात है तो, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो दीदी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं, उसमें किसी दिन आप डांस वांस करके दिखाओ। हैं अब छोड़ दिया स्कूल, अब रेगुलर कब तक, मतलब आप छुट्टी कब करोगे अब? कितने दिन के लिए? देखो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, दो बातें याद करो। पहला तो छुट्टियां कम से कम, बिना रीजन के मत करो, और इसलिए तो बिल्कुल मत करना कि यार मेरे साथ वाला नहीं जा रहा, मेरे साथ वाली नहीं जा रही, मैं भी क्या करूंगी जाके। पहली बात तो ये नहीं, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी है, पास भी तुम नहीं होना है, फेल भी तुम नहीं होना है, ठीक है। पैसा तुमने दिया ना अपनी पढ़ाई का, तो पास भी तुमने, फेल भी तुमने। तो इसलिए तो छुट्टी बिल्कुल मत करना कि यार सब नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जा रहा, सब नहीं आ रहे तो मैं भी जाके क्या करूंगी। दूसरी बात, कोशिश करो कि छुट्टी ना ही करनी पड़े, छोटे मोटे रीजन के लिए तो नहीं करनी पड़े। तबियत खराब इतनी है कि यार नहीं टोलरेट हो सकता, जा नहीं सकते, तो खैर बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप भी क्या करोगे। पर अगर इतनी तबियत खराब है कि टोलरेबल है, मैनेजेबल है, दवाई ववाई लेके तो आओ। और तीसरी बात, अगर फिर भी बाई चांस किसी वजह से नहीं आ पा रहे, तो हमें आपको ये बार बार बोलना ना पड़े कि बैकअप ले लो, ये आपकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, आपने ले लिया बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए बोल रहा हूं कि यार आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है तबियत खराब है, कहीं जा नहीं सकते, घर में ही रहना है क्योंकि तबियत खराब है, तो गोली लेके, मान लो दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, गोली ले ली, घंटे 2 घंटे बाद आराम मिल गया। या तबियत खराब है, जैसे भैया ने बताया फूड पॉइजनिंग, तो दवाई लेके तो घर पे ही है। अब फूड पॉइजनिंग है तो आदमी चलने कहीं बाहर जा नहीं सकता, कब वॉमिटिंग हो जाए पता नहीं चलता, कोई बात नहीं, घर पे तो बैठ सकते हैं, तो मोबाइल चला के बैठ जाओ, उसमें देख लो, उससे क्या तुम्हारा बैकअप, चाहे लिखो मत, तबियत मान लो ज्यादा खराब है, इतनी हालत खराब है, क्यों, जैसे पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द में आदमी को कुछ नहीं सोचता, पेट दर्द में आदमी कुछ नहीं दिमाग लगाता क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, कोई बात नहीं, मोबाइल चलाकर बैठ जाओ, मत लिखो, कॉपी लेके मत बैठो, कान में ईयरफोन लगाया, लेटे लेटे देख लो, लेकिन देख लो, क्योंकि देखते भी हो जब आप लेक्चर, तो कुछ तो अंदर जाता ही है यार। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल ही अंदर ना जाइए, तो पॉसिबल कुछ तो जाएगा ही जाएगा। तो कम से कम जब आप अगले दिन क्लास में आते हो तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ यार ये पढ़ा था, हाँ यार ये सुना था मैंने, यार लिंक कर लोगे, इतना तो कर सकते हो ना। तो ये थोड़ा अपनी जिम्मेदारी के साथ में किया करो, है ना, ऐसे। चलो हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ ली, वो वाला एम्प्लॉयर भी। अभी हम आपको लेके जाएंगे
ESIC पे, ये पढ़ाया था क्या कुछ यहाँ पे? ट्रेवलिंग अलाउंस ये नहीं पढ़ाया ना, वेजेस नहीं पढ़ाया, वेजेस से पढ़ना है मैं, हाँ ठीक है। अब आते हैं वेजेस। अब देखो इस एक्ट में हमारे लिए हमने बहुत सारी बातें पढ़ी और एक डेफिनेशन है जो मेरे को आपको बहुत डिटेल में पढ़ानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं देख लूं उसकी लिस्ट वो है कि नहीं, एक मिनट रुकना बेटा ना, एक लिस्ट में पढ़ाऊंगा, इसमें होगी लास्ट में शायद, वो एक मैंने वो बना रखा है चार्ट, ऐसे समझ में नहीं आएगी वो। नहीं यार अभी वो है नहीं, मैं कल आपको भेजूंगा। मुझे एक छोटा सा काम करना, उस दिन किसने मैसेज किया था? तूने मैसेज किया था ना? आपने किया था? नहीं अक्षिन तो उसके लिए किया था वो, भले मेरे को आज दोबारा मैसेज करना है एक और, किस चीज के लिए? बोले ESI रिलेटिव चार्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक फाइल भेजूंगा, एक पेज का PDF है, मैं यहां से भी निकलवा के दे दूंगा प्रिंट आउट, या मैं ही घर से लाके दे दूंगा, कोई 5-7 ही बच्चे हैं, उसमें से पढ़ेंगे। ऊपर अपन ने रिलेटिव का डेफिनेशन छोड़ा है। ESI में रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है रिलेटिव का डेफिनेशन, अब पहले तो सुनो वो इंपॉर्टेंट क्या, फिर पढ़ाऊंगा वेजेस वगैरह। तो मैं आपको पहले बैकग्राउंड पे दोबारा लेके चलता हूं, दोबारा क्या मतलब चौबारा लेके जा रहा हूं, एक्चुअली बहुत बार डिस्कस कर लिया। इस एक्ट का पर्पस क्या है? एम्प्लॉय को हेल्थ यानी मेडिकल फैसिलिटी देना मेन, उसमें सारे आ गए, मैटरनिटी भी आ गया, इंडस्ट्रियल सिकनेस भी आ गई, और इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं इसको, इंजरी भी आ गई, क्या बोलते हैं इसको भूल गया मैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, वो भी आ गई, ठीक है ना। अब सिकनेस का बेनिफिट मैंने जैसे कहा था आपको कि ये बिल्कुल एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है, ESIC अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी ही समझो आप, है तो सरकारी विभाग पर ये अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी जैसा। ये हो चाहे CGHS हो, चाहे RGHS हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आर्मी का हो, इन सबकी अपनी अपनी हेल्थ स्कीम अलग है, राइट। जिसका कोई नहीं है उसके लिए ESIC है, राइट। अब ESIC आपसे हर महीने प्रीमियम लेगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है जो आपकी सैलरी में से काट के एम्प्लॉयर अपने आप जमा करा देगा, और आपको जो मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे वो अनलिमिटेड है, मतलब गजब सारा। यानी आपको जो भी आपका खर्चा होगा दवाई पे वो आपको पूरा रीइंबर्स कर देंगे। हॉस्पिटल वगैरह जो भी इनके डेजिग्नेटेड है वहां आप चले जाओ, इलाज कराओ। बाजार से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो उसमें तो बहुत लिमिटेशंस होती हैं, बहुत लफड़े हैं, नुकसान भी बहुत है, लेकिन ये तो बहुत सस्ता, बहुत अनलिमिटेड है, सारे एक जैसे ही है। CGHS, RGHS या कोई और भी गवर्नमेंट की स्कीम है, आर्मी की, रेलवे की, सब एक जैसे हैं। ESI इसलिए उन सबको ESI का बेनिफिट नहीं मिलता। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट वालों को या आर्मी वालों को, उनको ESI नहीं मिलता क्योंकि उनको तो मतलब ही नहीं है, मिल रहा है ना बेनिफिट। तो अब मालूम है ESI काम कैसे करता है, ये पहले आप इसको काम करने का मैकेनिज्म समझ लो आप, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा और भी आगे जब बढ़ेंगे। ESI में हर महीने आपकी सैलरी से एक अमाउंट कटेंगे, बहुत नॉमिनल सा, ESI को जमा करा देंगे, आपकी पॉलिसी स्टार्ट, और कोई कोई आपको कुछ नहीं करना, आप तो इलाज करा लो। ये इलाज कैसे करवाते हैं आपका? पहला तो तरीका है, जगह जगह ESI अपने हॉस्पिटल खोलता है, समझे आप। सेम जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, सेम पैटर्न CGHS में चलता है। अगर आपके घर में कोई भी रिश्तेदारी में गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप पूछ लेना, सेम पैटर्न। सेम पैटर्न RGHS का है, सेम पैटर्न आर्मी का है, सेम रेलवे का है। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से ये टाई अप करते हैं, ठीक है। टाई अप कर लेते हैं कि भाई हमारा ESI का कार्ड लेकर कोई भी बंदा है, आप तो इलाज कर देना, बिल हमें भेज देना। अच्छा, अब लेकिन हर चीज के लिए तो आदमी हॉस्पिटल नहीं जा सकता ना यार। अब मान लो किसी को पेट दर्द ही हो रहा है, तो क्या करें, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे क्या? जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख देता है, बात खत्म। बुखार हो गया तो एडमिट थोड़ी करेंगे, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिख दें। अब ऐसे एम्प्लॉय क्या करेगा, डॉक्टर्स के पास जाता है, क्लिनिक में दिखाया, किसी को घर पे दिखाया, दवाई का बिल लेकर आ गया, अब कोई फर्जी बिल बना ले। लेकिन अब ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार हम इतना इतना पेमेंट हॉस्पिटल्स को करते हैं, है ना, तो उसके बदले में हम अपना खुद का हॉस्पिटल बना देते हैं। बात भी ठीक है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में तो वो तो प्रॉफिट जोड़ के बनाएगा ना। मान लो जो कोई ऑपरेशन है उसका खर्चा 5,000 का है, अब मालूम है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसी का बिल बना देंगे 25,000 का, अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ के। अब लेकिन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ESI के चला रहे हो, आप तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, जगह जगह अपने हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी खोल रखी। ESI हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में तो फर्क जानते हो। हॉस्पिटल में एडमिट होने की फैसिलिटी होती है, इंडोर भी होता है,
डिस्पेंसरी इंडोर नहीं होती, डिस्पेंसरी आउटडोर होती है। आपके घर के आसपास भी डिस्पेंसरी होगी सरकारी। इंडोर मतलब आप उसमें एडमिट नहीं हो सकते, आउटडोर है, जाके डॉक्टर को दिखाओ, दवाई मिल जाएगी, बात खत्म। तो ईएसआई ने जगह जगह अपनी डिस्पेंसरी बना रखी। आप बीमार पड़ गए, डिस्पेंसरी में जाओ, कार्ड लेके जाओ, फ्री में इलाज होगा। उधर वो उस डिस्पेंसरी को चलाई ईएसआई रहा है। बहुत सस्ती कॉस्टिंग आती है। अरे हॉस्पिटल तो बहुत महंगे होते हैं प्राइवेट यार। इसके अलावा जगह जगह हॉस्पिटल बना रखे ईएसआई ने अपने। रेलवे ने भी सेम पैटर्न है। रेलवे ने जगह जगह अपने हॉस्पिटल बना रखे हैं। आर्मी ने अपने जगह जगह हॉस्पिटल बना रखे हैं। आप वहां इलाज कराओ। वहां नहीं होता इलाज तो वो आपको बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। सेम ईएसआई का है। आ रही बात समझ? और जहां इनके हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं होते वहां ये बड़े हॉस्पिटल से टाई अप कर लेते हैं। आप वहां जाके इलाज करा लो। आपका जो भी बिल है ये सरकार ये ईएसआई को भेज देंगे, आपको कुछ नहीं देना। बढ़िया काम। और मान लो अगर आप ऐसी कहीं जगह रहते हो जहां ईएसआई का हॉस्पिटल भी नहीं है, ईएसआई की डिस्पेंसरी भी नहीं है, और किसी बड़े हॉस्पिटल का कोई ब्रांड भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, टाई अप नहीं है, तो ये कहते हैं आप अपना इलाज जहां पे कराना है करा लो, बिल ले आना, हम क्या कर देंगे, रीइंबर्स कर देंगे, खत्म कहानी। है ना सिंपल तरीका, आसान। इस तरीके से ईएसआई काम करता है। अब ईएसआई में जो इलाज होगा वो किसका होगा, उस एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी में से ईएसआई का प्रीमियम कट रहा है, वो जमा हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके रिलेटिव्स को भी इलाज मिलता है, मालूम है, रिलेटिव्स को भी, यानी उसको तो मिल ही रहा है, साथ में रिलेटिव्स को भी इलाज मिलेगा। अब सवाल आता है रिलेटिव में कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां रिलेटिव की लिस्ट बहुत बड़ी है। जब मैं आपको आज वो चार्ट भेजूंगा और आप उसे देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कितने सारे लोग रिलेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि एक आदमी के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है रिलेटिव की, वो सब आएंगे, उनको इलाज मिलेगा। यानी अगर वो एम्प्लॉय जिंदा है या नहीं है, उन सबको इलाज मिलता रहेगा, चिंता की कोई बात। इतनी बड़ी, ये सब बेनिफिट नहीं मिलते बाजार से पॉलिसी खरीद, तो इसलिए ईएसआई बहुत इंपॉर्टेंट। पर अब क्या करना है, हम लोग मर जाते हैं, क्योंकि 21,000 से कम की सैलरी वाले को मिलेगा, उससे ऊपर वाले को मिलता नहीं। तो आपको और हमें नहीं मिल सकता, सैलरी 21,000 से कम अपनी होगी नहीं, तो अपने को तो बाजार से पॉलिसी लेनी पड़ती, क्या करें। इसलिए मालूम है क्या है, आजकल एक नया सिस्टम आ गया, आपकी कंपनी जहां आप नौकरी करोगे, सैलरी 21,000 से ऊपर है तो ईएसआई में तो आते नहीं, तो 21,000 से कम वालों को तो ईएसआई में कवर कर लेते हैं। 21,000 से ज्यादा की सैलरी वाले लोगों को कंपनी जहां आप जॉब करोगे वो आपको किसी और इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी दिलवा देगी, लेकिन वो पॉलिसी है, उसका प्रीमियम आपको देने के बजाय आपकी कंपनी दे रही है, बस इतना से फर्क है। आप ना देकर प्रीमियम आपकी कंपनी चुका रही है, इतना ही फर्क है। पर वो बेनिफिट उसमें लिमिटेड है, वही 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और सब लफड़ा रहता है उसके अंदर। समझ गए? कुछ पूछना चाहते हो? अब यार देखो, ऐसे तो करते ही हैं, सब करते हैं यार, अब क्या करें, लेकिन अब उसका इलाज क्या है? इसको रोकने के लिए तो ईएसआई ने जगह जगह अपने हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाए। उनको बनाने का पर्पज यही है कि आप अपने फर्जी बिल दोगे। अब मान लो आप जयपुर में हो और जयपुर में ईएसआई का हॉस्पिटल है, अब यहां पे भी आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया, बिल बनाकर दिया, ईएसआई पास ही नहीं करेगा। वो कह रहा है क्यों दिखाया किसी और को, जब हमारा हॉस्पिटल तो वहां आना चाहिए था ना, वहां नहीं है, इसका मतलब तुम फर्जी बड़ा कर रहे हो। हाँ, इमरजेंसी है तो एक अलग बात है। मान लो आपका घर है विद्याधर नगर में, ईएसआई जो हॉस्पिटल है वो बजाज नगर में, भगवान ना करे कुछ भी ऐसा हो, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई तुरंत हादसा हो जाए तो क्या करूं, बैठ के बजाज नगर भागू क्या? वीएसआई वीकेआई से यहां तक आने में मेरे को घंटा भर लग जाएगा, तो तब तक आदमी को मरता छोड़ देंगे क्या? नहीं, कोई बात। तब आपके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें इलाज कर लो, इमरजेंसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे मैटरनिटी में होता है। अब मैटरनिटी में डिलीवरी लेबर पेन जब भी सडनली स्टार्ट हो गया, अब आप कह रहे हो हॉस्पिटल, तुम्हें कहां लेके भागू उस समय यार, क्या करेगा आदमी? कोई नहीं, आप तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां करा लो, इमरजेंसी का सर्टिफिकेट बनवा लेना, बस हो जाएगा रिम्बर्स, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो लेकिन दीदी उसकी जरूरत क्या है, वो तो चिरंजीवी, अभी देखो ये स्कीम, ये तो एम्प्लॉइज के लिए हो गई, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है ना, सबके लिए अलग अलग है, हर किसी को बेनिफिट है। चिरंजीवी तो जनता जनार्दन के लिए है, कोई भी जाओ। वो इसलिए निकाला चिरंजीवी, क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, वो सीजीएचएस में आ रहा है, अनलिमिटेड बेनिफिट मिल रहा है, रेलवे का रेलवे में आ रहा है, आर्मी का आर्मी में आ रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए आरजीएचएस है, और भी स्टेट के। अब एक आम आदमी क्या करे, आप और हम क्या करें, क्या करें, किस में जाऊं? मैं रेलवे में नौकरी नहीं करता, लगी नहीं, आर्मी वालों ने बुलाया नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने जॉब दी नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट में लगी नहीं, और अब मैं नौकरी करता हूं कहीं और, अब मैं पॉलिसी खरीद लेता हूं, पर पॉलिसी के लफड़े बहुत हैं, मैं
3 दिन से आपको समझा रहा हूं, कम से कम 8-10 बार मैंने बोला, पॉलिसी के लफड़े बहुत, 24 घंटे एडमिट होना पड़ता है। अब यार छोटी छोटी बीमारी के लिए एडमिट हो सकते हैं क्या? तो हम पूरे, अभी मैं प्रीमियम भर रहा हूं साल का 25,000 रुपए, मान लीजिए 5 लाख, और फिर भी मैं बीमारियों पर हर साल 15,000 रुपए 20,000 खर्च कर रहा हूं। कभी किसी डॉक्टर को 500 रुपए फीस, कभी किसी की आजकल 400-500 तो नॉर्मल फीस हो गई जयपुर में, किसी की 300 फीस, किसी की 400 फीस, फिर 2-2,500 की दवाई, किसी ने लिख दिया ये सोनोग्राफी कराओ, ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अब उसका कोई पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता पैसा? क्योंकि वो कहते हैं 24 घंटे एडमिट, और एडमिट हो गए आप मान लो, तो फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या इस बीमारी के लिए एडमिट, हमारे घर के सामने एक भैया है, अब उनकी कोई प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने बोला एक काम करो एडमिट हो जाओ, और भी आपके टेस्ट कर लेंगे रेगुलर, आपकी तो पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, वो एडमिट हो गए। फिर चूंकि उनके थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उसका भी ऑपरेट करा लिया। अब ऑपरेट कराया तो हाथ के तो और टेस्ट भी करा लिए, बड़े खुश, 45,000 रुपए का बिल बना, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी बोली तो बुखार था सिंपल, इस बुखार में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, पहले हुआ था बुखार, बोले ये तो घर पे ठीक हो सकती थी, आप डॉक्टर को कंसल्ट करके कर सकते थे, एडमिट होने की जरूरत नहीं, 45,000 रुपए जेब से लग गए। अब बताओ आदमी क्या करे? तो उन लोगों को फिर क्या बेनिफिट है? उनके लिए सरकार ने, राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी निकाली कि ऐसे जो लोग हैं, आपके और हमारे जैसे लोग जो किसी ऐसी जगह काम नहीं करते, जिनके अब ईएसआई भी नहीं लग रहा ना हमारे ऊपर, तो या तो 21,000 से कम सैलरी, तो फिर चिरंजीवी, कोई बात नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ इलाज करा लो। और अगर आप दिखा के आना डॉक्टर को, तो सरकारी डिस्पेंसरी कितनी सारी खुल गई आजकल, तो बहुत सारी, हमारे तो घर के पीछे जगह जगह खुली हुई है, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, इसीलिए खुली, ठीक है। इसीलिए कोशिश करो घर में कोई तो ऐसा हो जो ईएसआई में आ जाए। सीजीएचएस बहुत बढ़िया है, आरजीएचएस बहुत बढ़िया है, मैं तो बताया था मेरे फादर वाला सीजीएचएस कितना गजब है यार, मतलब 0 खर्चा, और प्रीमियम मालूम है साल का कितना जाता था? 798 रुपए महीने का, सॉरी, जब वो थे, और रिटायर हो गए थे जब, तो रिटायर के बाद तो वो भी नहीं देना, रिटायरमेंट के टाइम पर एक फिक्स अमाउंट लिया था 24,000 रुपए समथिंग, बस लाइफ टाइम का। अब मेरी मदर रह गई है, उनका भी चल रहा है फ्री, कोई दिक्कत नहीं, कार्ड बना हुआ है। हम नहीं हो सकते, डिपेंडेंट चाइल्ड इंक्लूडेड नहीं, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तब तक डिपेंडेंट चाइल्ड इज इंक्लूडेड। तो पहले हम कवर थे जब छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अब नहीं। अब अगर हम बेरोजगार भी हो जाए ना, तो भी कवर नहीं हो सकते, क्योंकि डिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, आप डिपेंडेंट नहीं रहे। मैंने कहा अब फर्क नहीं पड़ता डिपेंडेंट है या नहीं है। नहीं, वो पूछ रहे सवाल, इसमें हंसने की क्या बात है, सवाल तो पूछेगा ही, कैसे पूछेगा? और वो ये थोड़ी कह रहा है कि आप बेरोजगार हो जाओ, वो तो पूछ रहा है कि सर अगर आप बेरोजगार हो जाओ तो डिपेंडेंट तो ही गए ना, लेकिन वो तब जब 18 से पहले हो। अब तो अच्छा, दूसरी बात, आप ये प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल है। वैसे तो मैं आपको तो 25 साल की उम्र तक कवर हो जाता है डिपेंडेंट चाइल्ड, इसमें एक प्रोविजन है, आगे पढ़ाएंगे आपको। 25 साल की उम्र पकड़ी है इन्होंने, 18 की नहीं पकड़ी कुछ जगह, तो 18-25 तक में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं देखेंगे, और 25 के बाद में भी नहीं देखेंगे, क्योंकि 25 के बाद में भी नहीं कमा रहे तो तुम बेकार हो, तुम कवर होने के लायक भी नहीं हो, तो बेवकूफी हो गई ना यार। ऐसे बाकी कोई और रीजन आएगा तो भी जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब जो दूसरा मुद्दा आता है वो आता है कि सर प्रीमियम कितना जाएगा, हर महीने कितना कटेगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने रुपए की सैलरी पे कटेगा। जैसे मान लो हमने रेट बता दी 0.5% या 1% बता दी हमने, फर्ज कीजिए 0.5% या 1%, तो ये 1% किसका? रेम्यूनरेशन का। तो रेम्यूनरेशन में आप क्या क्या कवर करने वाले बताना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? आओ, रेम्यूनरेशन वेजेस का मतलब क्या है? रेम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश। बेटा इन कैश का मतलब हार्ड कैश नहीं होता है, मैंने कई बार समझाया। इन कैश का मतलब चाहे ऑनलाइन हो, आज के टाइम पे हार्ड कैश तो कौन ही देता है, इन काइंड नहीं होना चाहिए बस। तो जब भी मैं बोलूं कैश का मतलब हार्ड कैश नहीं है, काइंड में नहीं होना चाहिए, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया, ऐसे नहीं है। वो चाहे कैश में दो हार्ड कैश, चाहे बैंक में डालो, चाहे चेक दो, चाहे डीडी दो, कुछ भी दो, ठीक है, काइंड में नहीं होना चाहिए। टू एनी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड इफ फुलफिल्ड। यानी यदि किसी भी एम्प्लॉय को, सिंपल है, हर जगह सेम ही डेफिनेशन है यार, आपने पीछे जितने भी एक्ट पढ़े सब में लगभग सेम ही है, एक आध दो वर्ड्स ऊपर नीचे कर देंगे, बाकी सिंपल है, आप इसको रटना ही छोड़ दो। सिंपल मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, वर्ड्स तोड़ तोड़ के, हिंदी मतलब तोड़ के समझा देता हूं, जोड़ आप लेना अपने हिसाब से।
राइट। लेकिन जोड़ना ऐसे सेंटेंस बने, कहीं कुछ भी जोड़ दिया। आप जब नौकरी ज्वाइन करते हो तो आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताई जाती है। ये वर्ड याद रखना, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी आप कहीं नौकरी ज्वाइन करोगे, दे विल गिव यू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपके अपॉइंटमेंट के टर्म्स, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स क्या है, जैसे क्या काम करना है, कितना काम करना है, दिन में कितने घंटे काम करना है, सप्ताह में कितने दिन काम करना है, महीने में कितने दिन काम करना पड़ेगा, छुट्टियां क्या मिलेंगी, आपको रिपोर्टिंग किसको करनी है, आपको कौन रिपोर्ट करेगा, आपके ऊपर क्या लायबिलिटीज आएंगी इस काम को नहीं करने से, और ये सब लिखा होता है, राइट। उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ। सैलरी कितनी होगी, पेमेंट कैसे होगा, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, पीएफ, ईएसआई, इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के बदले में जो आपको पैसा दिया जाता है कैश में, उसको रेम्यूनरेशन बोलेंगे। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के बदले में जो पैसा आपको दिया जाता है उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन मींस अमाउंट पेबल, और अगर आप वेजेस बोल रहे हैं तो फिर रेम्यूनरेशन पेबल, समझे। और अगर आपको रेम्यूनरेशन वर्ड याद ना रहे, अमाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेजेस में क्या, रेम्यूनरेशन पेबल या अमाउंट पेबल, ठीक है। सुनना ध्यान से, टू एन एम्प्लॉय इन कैश, आपने उल्टा लिख दिया अमाउंट पेबल इन कैश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। मैंने कहा ना, ये एक मिथ बना रखा है बच्चों को, ऐसा रटवा के, क्या ना आजकल पढ़ाने का तरीका भी टीचरों का ऐसा ही हो गया, रटवाते क्लास में बोल बोल के, तो बच्चे को लगता है एज इट इज लिखना पड़ेगा। नहीं, मीनिंग सही निकलना चाहिए। तो वेजेस मतलब एनी अमाउंट या रेम्यूनरेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय, राइट, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वहां मत देखो, मैं समझा रहा हूं, वहां मत देखो, वरना आपको वही दिखेगा जो लिखा हुआ है। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, याद होना भी चाहेगा तो नहीं होगा, इसलिए वहां मत देखो स्क्रीन पे। द अमाउंट पेबल टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कितने तरीके, रेम्यूनरेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय व्हेन ही फुलफिल हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अमाउंट या रेम्यूनरेशन पेड टू एन एम्प्लॉय, पेबल की जगह क्या कर दिया, पेड टू एन एम्प्लॉय व्हेन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फुलफिल्ड बाय हिम। क्या फर्क पड़ता है यार, मुद्दा है तीन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुलफिल होनी है, अमाउंट पेबल होना है या पेड है, कैश में होना है, उसको रेम्यूनरेशन बोलेंगे। सो अमाउंट पेड और पेबल। अब पेड और पेबल क्यों, देखो कई जगह क्या होता है 30 तारीख को सैलरी मिल जाती है या 1 तारीख को, कई जगह 5 तारीख को सैलरी मिलती है या 6 को सैलरी मिलती है ना, 8 तक भी मिलती है, 10 तक भी मिलती है, करेक्ट, इसलिए पेबल लिखा। तो अमाउंट पेड और पेबल या रेम्यूनरेशन पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन कैश फॉर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या बन जाएगा, रेम्यूनरेशन, करेक्ट। अच्छा, अभी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब आपके एंगेजमेंट लेटर, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कुछ भी बोल देना, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर, जो मर्जी है बोल देना। इस अपॉइंटमेंट लेटर में आपने क्या कर दिया, लिख दिया, तो एक्सप्रेस्ड। नहीं लिखा तो इंप्लाइड। मैंने फैक्ट्रीज एक्ट में समझाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन ले। दीदी और ये दीदी, दोनों दीदी एक साथ काम करती हैं। अब इनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो साफ साफ मेंशन्ड है। जब दीदी को हम लेकर आए तो हमें बड़ी जल्दीबाजी थी या जो भी रीजन था, हमने इनको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बताए। कोई चिंता की बात नहीं है। इफ शी इज वर्किंग ऑन द सेम डेजिग्नेशन, सेम नेचर ऑफ वर्क यू आर डूइंग, देन आपके टर्म्स एंड कंडीशन सेम वही रहेंगे जो इनके हैं। इसको बोलते हैं इंप्लाइड, राइट। और कुछ बेसिक चीजें होती है जो इंप्लाइड होती हैं, जैसे संडे की छुट्टी मिलेगी आपके, अगर ये दोनों के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा हुआ है ना, तो भी संडे की छुट्टी मिलेगी। लिखने से मतलब नहीं है, अगर नहीं देनी थी तो लिखना था। जैसे क्या नाम है, वो होती है क्या नाम है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल नहीं बोल रहा हूं, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट है ना, इनमें संडे को छुट्टी नहीं मिलती है या उल्टा चलता है, सैटरडे संडे में तो ऑफ मिलता ही नहीं है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी। यहां क्या चलता है, आप वीक में एक दिन छुट्टी ले लो, मंडे टू फ्राइडे, किसी भी दिन, तो वो लिखते हैं पहले ही दैट इन नो केस सैटरडे एंड संडे विल बी अलाउड फॉर द लीव, देयर विल बी नो नेशनल हॉलीडे। 26 जनवरी को रेस्टोरेंट बंद नहीं होते हैं,
करवा चौथ पे आपकी बीबी का व्रत है, लोगों का नहीं है, तो भाई साहब रेस्टोरेंट तो खुलेगा। दिवाली आपके घर में है, उनकी छुट्टी नहीं होती है, नहीं होती। एयरलाइंस, रोडवेज, है ना, ट्रेन, इनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा रहता है कि भैया संडे वनडे नहीं। और जहां नहीं लिखा हुआ है वहां इंप्लाइड है कि संडे को छुट्टी होगी। 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी, लिखना नहीं है, इंप्लाइड है। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड हो, इंप्लाइड हो। अब देखो पूरे को जोड़ दो जैसे मर्जी आए, एनी अमाउंट या रेम्यूनरेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, फॉर इन कैश फॉर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर इंप्लाइड और एक्सप्रेस्ड। समझ में आ गई बात? अब इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं, देखो बहुत कॉमन सी चीजें हैं। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसलिए क्योंकि हर एक्ट में अलग अलग है। अब जब ईएसआई में आप वेजेस पकड़ोगे, जिस वेजेस के ऊपर आपका ईएसआई का अमाउंट का डिडक्शन होना है, उस वेजेस में ऊपर वाली बात तो लिख ली, नीचे क्या क्या इंक्लूड करना है। मनी पेड फॉर ऑथराइज्ड लीव, जो मेरी छुट्टियां हैं, याद करो पिछले साल मैंने आपको बताया था ना फैक्ट्रीज एक्ट में, और उसके बाद दोबारा बताया था, फैक्ट्रीज एक्ट में ही बताया था और दोबारा बताया था बाद में, अगर आपको याद हो तो। है ना, कि हर साल 20 दिन काम करने के बदले अगले साल 1 दिन की छुट्टी मिलती है। हर साल 20 दिन काम करने के बदले अगले साल 1 दिन की छुट्टी मिलती है, राइट। तो पिछले साल मैंने 240 दिन काम करा, तो 240 के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो कितनी छुट्टी आएंगी? 12 छुट्टी मिलेंगी आपको इस साल। तो इस साल अगर मैं 12 छुट्टी लूंगा तो उसका मुझे पैसा नहीं कटवाना है, सैलरी मिलेगी। मिलेगी तो फिर इंक्लूड करो, सैलरी मिल रही है तो इंक्लूड करो। देखो मनी पेड फॉर ऑथराइज्ड लीव, सेकंड मनी पेड फॉर लॉकडाउन ब्लॉकआउट। आपकी फैक्ट्री में वर्कर हड़ताल करके बैठा है, मैं तो आना चाह रहा हूं काम करने के लिए, राइट, वर्कर अंदर नहीं आने दे रहा, या जो बाकी वर्कर्स हैं जो उद्यमी किस्म के लोग हैं, है ना, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, उद्यम मचा रखी उन्होंने। मेरी क्या गलती है यार, मेरे को तो सैलरी दोगे ना आप, तो वो वेजेस शामिल बिल्कुल मिलेगा, आप निश्चिंत रहो। वेजेस पेड फॉर एनी पीरियड इन विच एम्प्लॉय वाज लीगली नॉट प्रेजेंट। देखो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिंदगी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज्यादा होता है, हो जाता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है ना, आज कुछ नहीं हुआ लेकिन बस मन नहीं लग रहा, आज हुआ कुछ नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज मन है अंदर से पता नहीं क्यों दुखी, समझ में नहीं आ रहा, बस आज नहीं लग रहा। मतलब हमारे साथ तो होता है कभी कभी, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता है, मेरे साथ तो होता है। कुछ नहीं है, किसी ने कह के तो कोई दिखाए पहले, वो तो बताएं फिर उसको, फिर हमारा तो पता नहीं, उसको दुखी पहले कर देंगे, और 2 4 5 दिन के दुखी होगा, 6 लंबा दुखी होगा फिर वो, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन बस आज मन थोड़ा सा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, अजीब सा हो रखा, उचट रहा है मन, ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, आपका पता नहीं। अब यार आज नहीं जा रहा मैं ऑफिस, उस दिन आदमी इतना अंदर से, मतलब क्या बोलते हैं, कोल्ड इरिटेटिंग होता है, नहीं जा रहा मैं ऑफिस, फोन भी नहीं कर रहा, मैं नहीं बता रहा मैं बॉस को, फोन भी नहीं उठाऊंगा। अरे होता है, सच में होता है। आपको लग रहा है अभी आप छोटे बच्चे इसलिए आपको नहीं पता, होता है। थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, तब जिंदगी में साल में 2 4 बार ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बस आज पता नहीं क्या, कोई पुरानी याद भी नहीं आ रही है। कई बार आ जाते हैं पुरानी यादें, वो भी नहीं आ रही है, फरवरी चल रहा है लेकिन कोई पुरानी याद नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं आज नहीं जा रहा ऑफिस, सुबह अच्छा उठ भी गया जल्दी, ऐसा भी नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है, तो जा सकता पर मन नहीं है, और मैं फोन भी नहीं कर रहा है, और वो एम्प्लॉयर फोन कर रहा है, नहीं कर रहा। अब मैं बताओ बेचारा, आप तो अपना जो भी आपका चल रहा है वो निकाल दिया फ्रस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर क्या समझे, लीव नहीं मान सकते क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली, तो लीव बोल नहीं सकते। लीव का मतलब क्या होता है, परमिशन लेके जो आपने छुट्टी ली उसको लीव बोलते हैं, बाकी को तो बंक मारना बोलते हैं, जो तुम मारते हो। अब इसको क्या बोले, अच्छा नौकरी से भी नहीं निकाल सकते, कैसे कैसे 2 दिन आदमी नहीं आया तो नौकरी से, कई बार आदमी 7 दिन के लिए चला गया। मैं तो खूब जब था जॉब में, मैंने कहा ना ये जो एज होती है, कौन सी वाली, सीए में बनने के बाद और शादी से पहले, इस दौरान जॉब करने का अपना अलग मजा, आदमी का सुकून की जिंदगी, ये सबसे गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ होता है। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। 23 24 साल की उम्र में सीए में बन गए, या सीए जो भी डिग्री आप कर रहे हो, शादी होगी 25 26 साल तक, 27 साल तक, 28 साल तक,
अब इस बीच का जो पीरियड है ना बड़ा मजेदार होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइफ का गोल्डन मोमेंट होता है। बचपन के बाद यही सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट है, ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पैसे की डिपेंडेंसी खत्म, वो तो एम्प्लॉयर दे ही रहे, पापा से मांगने नहीं। और घर वाले भी अब ज्यादा चैचा नहीं करते, क्योंकि बोले यार अब बच्चे बड़े हो गए, सीए में बन गए, प्रोफेशनल है, जॉब करे तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, बड़ा मजा आता है। अब इस टाइम पर आदमी क्या होता ना, जैसे किसी दिन खाली बैठे मैं निकल जाता था, एक दिन शिमला चले गए और इतना इंस्टेंट प्रोग्राम कि सर्दियों का टाइम, दिसंबर का, 7:30 6:30 बजे ऑफिस से निकले हम, 4-5 दोस्त थे, है ना, एक जना उसमें शादीशुदा था, बाकी हम 3 कुंवारे थे, वो हमारे जैसे ही था। और हम 6:30 बजे निकले, बाहर बैठ के चाय पी रहे उस पे थड़ी पे, और 7 बजे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं तो नहीं मारता, लेकिन साथ वाले मार रहे थे। और मार भी रहोगे तो क्या कर सकते हैं यार, उस उम्र में भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार, ठीक है, इट्स ओके। और मैं भी चाय बोल रहा हूं, जरूरी चाय हो इसमें, एनी काइंड ऑफ, समझ जा। तो इंस्टेंटली प्रोग्राम बना, 7 बजे हमने फाइनल करा, चलो अपने अपने घर गए और गाड़ी बुक करा दी। गाड़ी वाला तैयार ही रहता है हमेशा, तो उसने बुक करा दी, शिमला चलना है। 8 बजे तक तो उसने हमने बता दिया स्पॉट पे आ जाना। 7 बजे हम निकले घर जाके, मतलब 10 मिनट में बैग पैक करा हम लोगों ने, 10 मिनट के अंदर ये कपड़े डाले, वो कपड़े डाले, और जो नहीं डाला वो वहां खरीद लेंगे। और 8 बजे तो निकल गए। अब भाई साहब 5 दिन हम गायब, और फोन आ रहे लगातार ऑफिस से, कोई नहीं उठा रहा। अब समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं उठा रहे, बता दो ना यार छुट्टी पे हैं, लेकिन मजा आ रहा है मजा, बता, कोई रीजन नहीं, अरे बोलते नहीं आ रहे हम छुट्टी पर हैं, हम 4 दिन घूमने गए, इससे कोई बुराई है क्या? डांटे गए तो सही, वो तो वैसे भी डांटेगा, लेकिन बस मजे आ रहे हैं नहीं बताने में, अच्छा लग रहा है, एंजॉइंग, अब क्या करें, एम्प्लॉयर 5 दिन बाद हम आए। अच्छा, अलग अलग डिपार्टमेंट में और थे, 2 तो हम अकाउंट्स में थे, एक उसका था एडमिन का, एक सेल्स वाला था, तो अपने अपने बॉस ने रेल उड़ाई हमारी। अब लेकिन क्या करें, नौकरी से निकाल देगा क्या एम्प्लॉयर? 5 दिन में छुट्टी पे रहा तो बिना बताए रहा, नौकरी से निकाल दोगे क्या? नहीं, ये वही पीरियड होता है फॉर विच एम्प्लॉय वाज लीगली नॉट प्रेजेंट, यानी कोई रीजन नहीं था, ना तो ले ऑफ था, ना आपने लीव ली, कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा उसकी सैलरी भी मिलेगी, मेरी छुट्टियां पड़ी है पीछे की, उसमें से मैं एडजस्ट करा लेता हूं। वो एक अलग बात है, एम्प्लॉयर की मर्जी, छुट्टी एडजस्ट करे ना करे, क्योंकि आप लीव लेके नहीं गए ना, आप मांग के लीव लेके जाते तो एडजस्ट कर देता, लेकिन मान लो उसने कर दी, तो फिर उस केस में उसका जो पैसा मिलेगा वो भी आएगा। एन एडिशनल रेम्यूनरेशन फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। इसके अलावा यदि आपने कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिला, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन कैसे मिलता है? देखो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट आ जाता है हाथ में, आपको डेजिग्नेट कर दिया भैया ये प्रोजेक्ट आपको संभालना है, अब आपको संभालना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करूंगा तो एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, ओवर टाइम। आप संडे को भी आ रहे हैं और शाम को भी लेट तक रुक रहे, इस तरीके से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है तो अगर एक्स्ट्रा वेजेस मिला है तो वो भी, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने का। अब आप एक बात सुनना, मेरे ये सवाल आपके मन में आना चाहिए था, हो सकता है आ भी रहा हो, आप पूछना भी चाह रहे हो, कि पहली सवाल तो ये कि ये वेजेस में इंक्लूड करने से होगा क्या? इससे तो वेजेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ जाएंगी, और आप 2 महीने, और इसमें फिर आप 2 महीने की वेजेस लिमिट, अरे अगर मैंने पूरे साल भर ओवर टाइम करा है, मैं मेहनती कर्मचारी हूं, 2 लोगों का काम अकेला संभालता हूं, तो शाम को मुझे रोज 2-3 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि ओवर टाइम की वेजेस डबल द नॉर्मल वेजेस होती है। तो ऑफिस 6 बजे खत्म होता है, मैं 10 बजे जाता हूं, 4 घंटे काम करता हूं, 4 के बदले में 8 घंटे का वेजेस मिलता है, यानी रोज मैं डबल वेजेस उठा रहा हूं, तो काम भी तो कर रहा हूं। आपको क्या दिक्कत है? आपने क्यों बोला कि मैक्सिमम 2 महीने के एक्स्ट्रा वेजेस लोगे? क्योंकि ईएसआई में आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी, आपका जो ट्रीटमेंट होगा, वो आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है। जैसे आपका कार्ड बना, उसमें कैटेगरी डालेंगे, अब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने गए तो वहां आपको कौन सा रूम मिलेगा, कैटेगरी होती ना, वो कौन सा रूम मिलेगा वो आपके कार्ड पे डिपेंड करता है। कार्ड मतलब वो क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं, गोल्डन कार्ड और नहीं, डेजिग्नेशन। अब यार एक आईएएस ऑफिसर, आप एक बात समझो, और एक पियोन, ठीक है, दोनों को सेम लेवल की फैसिलिटी कैसे दे सकते हैं बताओ यार, ये संभव है क्या यार? कि अब आईएएस ऑफिसर भी जा रहा है, मान लीजिए कोई XYZ, मान लीजिए फोर्टिस हॉस्पिटल है, डेजिग्नेटेड है, अब फोर्टिस हॉस्पिटल में आईएएस ऑफिसर को भी रूम मिल रहा है नॉर्मल वाला, और पियोन को भी मिल रहा है नॉर्मल वाला, ये पॉसिबल है क्या यार? डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना यार। ये डिफरेंस किस आधार पे होता है? आपके डेजिग्नेशन और सैलरी के आधार पे, क्योंकि जिसकी सैलरी ज्यादा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा गया ना यार। आज किसी की सैलरी 2.5 लाख रुपए, उसका 1% मान लो कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, तो 2.5 लाख का 1% 2,500। किसी की सैलरी 25,000 रुपए है
तो उसका 2.5% कितना, 1% कितना जाएगा, 250 रुपया, 250 सॉरी 25 रुपया। अब जो 2,500 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सेम कैसे बता सकते हैं? इसके लिए जरूरी है ये लिमिट लगाना कि पहले तो हमने आपकी छुट्टियों के लीव्स के पैसे को भी जोड़ा क्योंकि आपको मिला, वरना आपकी वेजेस कम हो जाती। आप छुट्टी पे थे लेकिन थे ना, वेजेस कम हो जाती तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन कम जाता, तो आपको कम इलाज मिल पाता। तो हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे, छुट्टी ली कोई बात नहीं, डांट लेंगे, लेकिन उसका जो वेजेस है वो तो जोड़ेंगे। लेकिन आप एक्स्ट्रा काम कर करके अपनी वेजेस बहुत बढ़ा लोगे, कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा दे दोगे, फैसिलिटी बढ़िया ले रहे हो। अब आईएएस ऑफिसर की सैलरी 2.5 लाख रुपए, आपकी सैलरी 1.25 लाख रुपए, लेकिन आप ओवर टाइम करके सैलरी बना रहे हो 2.5 लाख। समझ गए आप? और अब दोनों को बराबर फैसिलिटी मिल रही है, और आपका रैंक आईएएस से 10 गुना नीचे का रैंक है। अब ये तो देखो यार, चिंता का विषय है, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं, इसलिए बनाना पड़ा। ठीक है, एक्सक्लूड क्या करना है, ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो बेटा, ट्रेवलिंग अलाउंस कोई रेकरिंग अलाउंस नहीं होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस ऐसा नहीं होता कि रोज मिलता ही है। ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है जब आप ट्रेवलिंग जॉब करते हो, सेल्स वाले बंदे हैं उनको मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। अब ट्रेवलिंग अलाउंस में क्या होता है बेटा, एज पर एक्चुअल चलता है जनरली, ट्रेवलिंग अलाउंस या जो भी अमाउंट है वो आपको तब तक मिलता है जब तक आप ट्रेवलिंग जॉब में। यदि आप ट्रेवलिंग जॉब से हट गए तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। अरे बस, और ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा तो सैलरी कम आएगी। अब ये रैकरिंग नहीं है ना, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो ये रेगुलर फीचर नहीं रहा, हटा दो। समझ गया मेरी बात? नहीं समझे? पक्का? क्योंकि कभी तुमको 4 महीने ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, फिर 3 महीने नहीं मिलता। 3 महीने तुम डेस्क जॉब पर आ गए, डेस्क जॉब पर आ गए, डेस्क मतलब बैठ के काम करने वाला, तो नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारा वेजेस कम हो जाएगा। हमने कहा इसको शामिल ही मत करो। करेक्ट। सेकंड, स्पेशल अलाउंस और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ स्पेशल नेचर। यदि कोई स्पेशल नेचर का काम आपको दिया गया है और उस काम को परफॉर्म करने के बदले में आपको वेजेस, वो पैसा मिलता है, रीइंबर्समेंट। ऐसा होता है ना, ऑफिस के काम से गए, 2,000 खर्च हो गए, तो आप कंपनी से पैसा तो लोगे ना यार। अब किसी महीने आपकी सैलरी है 60,000 और रीइंबर्समेंट का नाम पे आपको 40,000 मिल गया, तो आपकी तो सैलरी 1 लाख पकड़ लोगे आप। नहीं, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस अगर वो नहीं। नेक्स्ट, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, मेरी सैलरी 50,000, हर महीने 12% यानी 6,000 पीएफ कट रहा है, 6,000 एम्प्लॉयर मिला रहा है, तो मैंने आपको बताया था सैलरी कितनी पकड़ेंगे, 56,000, लेकिन ईएसआई के लिए सैलरी कितनी पकड़ोगे, 50,000। ठीक है, ये बात भेजे में गई क्या? नहीं। एंड द लास्ट, ग्रेचुटी पेबल। ग्रेचुटी अगर आपकी है तो ग्रेचुटी पेबल का अमाउंट भी वो इसमें शामिल है। ग्रेचुटी तो वैसे भी कहते हैं, ग्रेचुटी एक बार मिलती है यार रिटायरमेंट के टाइम पे। राइट, बात समझ में आ गई? लिख लो फटाफट से दमादम। क्या हो गया भैया, मुझे बताओ। हो गया क्या बेटा?
जी क्या हो गया यार, तुम हर बात पे ऐसे रिएक्ट करोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? हर चीज में ऐसे रिएक्ट करोगे तो क्या एक खास श्रेणी होती है? तुम्हारे नोट्स मिल गए कि नहीं मिले तुम्हें? सबके पास आ गए नोट्स? अब कौन बेटा? अरे ले ले। दीदी लिख लिया क्या? चलो आओ, तो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने कहा था, ईएसआई जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट मैंने कहा था आपसे कि ये अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही है, और आप समझो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कंपनी जैसी होता है। इसका नाम मालूम है क्या है? ईएसआई कॉर्पोरेशन। वो तो मैं आपको अभी तक समझाने के लिए बोलता रहा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने आपको शुरू से बोला कि ये बिल्कुल एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। जैसे किसी कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, राइट? बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, राइट? वो सारे फीचर, ये अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, पूरा कॉर्पोरेशन है, कंपनी है अपने आप में एक ही, जो कि इस पूरे ईएसआई को संभालती है। इस ईएसआई कॉर्पोरेशन ने काम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इंश्योरेंस कंपनी करती है। वही इसको हर महीने प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है? और ये क्या देगी? मेडिकल फैसिलिटी। और मेडिकल बेनिफिट्स देने के लिए जगह जगह अपने हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज खोलेगी, और नहीं तो रीइंबर्समेंट वाला तो है ही, या फिर ये तो ओन्ड हो गए, टाई अप विद अदर हॉस्पिटल्स। अब ये ईएसआई डिपार्टमेंट जो है ना, जिसको हम ईएसआई कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो कैसे बनता है? देखो, ईएसआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, स्यू एंड बी स्यूड। इसलिए मैं आपको शुरू से बार बार बोलता रहा कि ये अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी ही है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट एग्जिस्टेंस अपना कैरी करता है, लीगल अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सारी चीजें। अच्छा, इसमें जो चेयरमैन होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक वाइस चेयरमैन होगा और अदर मेंबर्स होंगे। सबको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक अदर मेंबर्स। इसके अलावा 3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। हाँ, ये कॉर्पोरेशन में, ईएसआईसी में। ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है? इसका जो हेड होगा वो चेयरमैन, जो सीजे अपॉइंट करेगी वाइस चेयरमैन, सीजे अपॉइंट करेगा, और अदर मेंबर्स। इसके अलावा 3 मेंबर्स होंगे जो पार्लियामेंट से आएंगे, प्लस डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज एक्स ऑफिशियो मेंबर। 3 मेंबर पार्लियामेंट से, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, 544 या 42 जो भी हैं, उनमें से आएंगे। और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो कि बेसिकली एक तरीके से डीम्ड पोजीशन कैरी करता है, जरूरत होती है तब बुला लिया जाता है, वो होगा इसका डायरेक्टर जनरल। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसके आगे कल कराएंगे, बाकी आज इतना ही।